सीरीज की शुरुआत में बैकग्राउंड में इस कहानी की मेन कैरेक्टर डॉनिक कहती है कि जब मैं एक छोटी बच्ची थी तो मैंने अपने माँ से कहा था कि गैलेक्टिक एम्पायर के एक छोर से लेकर तारों के अंत तक जितने भी प्लैनेट्स मौजूद है मैं उन सभी को जानना चाहती हूँ। और जैसे जैसे इन प्लैनेट को जानने की समझ मुझ में बढ़ रही थी वैसे वैसे इन प्लैनेट के बारे में जानने की मेरी उत्सुकता और बढ़ने लगी थी। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कभी टर्मिनस प्लैनेट पर नहीं पहुंच सकी थी, जो एक ऐसी जगह थी जहां कोई इंसान नहीं पहुंच पाया था। और यही से अंत की शुरुआत हुई। मैं इस कहानी के बारे में तब जान पाई जब ये मेरी कहानी बन गई। अब इसके बाद हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो पहाड़ों को पार करते हुए हवा में तैरती हुई विशाल बिल्डिंग तक जा पहुंचते हैं जिसे वॉल कहा जाता था। वॉल को इसलिए बनाया गया था ताकि इस जगह तक कोई पहुंच ना पाए। कहा जाता है कि इस वॉल में कुछ आत्माएं थी जो लोगों को इसके पास जाने से रोकती थी। इसलिए अब ये बच्चे आपस में शर्त लगाते कि उनमें से कौन इस वॉल के पास जा सकता है। जिसके बाद जब इनमें से पॉली नाम का एक बच्चा जब इस वॉल की तरफ आगे बढ़ने लगता है तो वॉल के थोड़ा नजदीक जाने पर अचानक से उसे चक्कर आने लगता है और वो रास्ते में ही गिरकर बेहोश हो जाता है, जो देखकर वो बच्चे उसके लिए मदद के लिए वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके वहाँ से जाने के बाद हम सेल्वर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो पॉली को वहाँ से घसीटते हुए एक सुरक्षित जगह पर ले आती है और फिर उसकी होश में आने पर वो उसे कुछ खाने को देती है। जिसके बाद उन दोनों की बातचीत से हमें पता चलता है कि सेल्वर उस वॉल के सबसे नजदीक तक पहुंचने वाली इंसान है। अब इसके बाद कहानी 35 साल पहले पास में शिफ्ट हो जाती है जहां गैलेक्टिक एम्पायर की राजधानी ट्रेंटन में शेल्डन नाम का एक मैथमेटिशियन को उसका बेटा रेच बताता है कि डॉनिक यहाँ आने वाली है और अब सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन शेल्डन उसे शांत करवाते हुए कहता है कि इससे बचने का एक रास्ता है। जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाता है और अगले सीन में हम डॉनिक को सीनिक्स नाम के एक प्लेनेट पर देखते हैं जो थोड़ी घबराई हुई लग रही होती है क्योंकि इस प्लेनेट पर रहने वाले लोग बहुत रूढ़िवादी होते हैं और वो विज्ञान और मैथ से बहुत नफरत करते हैं। डॉनिक भी एक गणितज्ञ थी और इसलिए इस प्लेनेट के लोगों से उससे खतरा था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे इस प्लेनेट से बाहर निकलना जरूरी था। अब इसके बाद डॉनिक की माँ आकर उसे बताती है कि अब उसका इस प्लेनेट को छोड़कर जाने का वक्त आ गया है, जो सुनकर डॉनिक थोड़ी इमोशनल हो जाती है। लेकिन बाद में अपने आप को संभालते वो एक शिप में जाकर बैठ जाती है जो उसे सीनिक से बाहर अंतरिक्ष में ले आता है। शिप में उसकी मुलाकात जेरिल से होती है जिसे वो बताती है कि उसने एक मैच की प्रतियोगिता को जीता था और इसीलिए उसे अब शेल्डन के साथ काम करने का मौका मिला है। अब शिप में मौजूद सभी लोगों को बेहोश करके जंप पॉड में सुला दिया जाता है और होश में आने पर वो देखते हैं कि वो सभी अब ट्रेंटर की एक स्टेशन स्टार बीच पर पहुंच चुके हैं। जिसके बाद यहाँ पर सभी लोगों से एक एक करके टर्मिनस पर आने का कारण पूछा जाता है। अब अगले सीन में हम ब्रदर डॉन, ब्रदर डे और ब्रदर डस को देखते हैं और ये तीनों ही गैलेक्टिक एम्पायर का सम्राट क्लियोन के क्लोन होते हैं। सबसे पुराना क्लोन ब्रदर डस था और ब्रदर डे गैलेक्टिक एम्पायर को कंट्रोल करता था और सारे अहम फैसले लिया करता था। वहीं ब्रदर डस सबसे छोटा क्लोन होता है जो ज्यादातर समय ईटो नाम की रोबोट के साथ रहता है और अभी अपने साम्राज्य को कंट्रोल करना सीख रहा होता है। और एक ही आदमी के क्लोन होने के कारण इन तीनों की आदतें काफी मिलती जुलती भी है। फिर अगले सीन में हम डे को देखते हैं जो उनके यहाँ पिछले 60 सालों से काम कर एक पेंटर को सिर्फ इसलिए जान से मार देता है क्योंकि उसको उस पेंटर के कमरे से शेल्डन का लिखा हुआ एक पैम्पलेट मिला था। वहीं दूसरी तरफ ट्रेनेटर प्लेनेट पर पहुंचने के बाद डॉन एक इंपेरियल लाइब्रेरी में शेल्डन से मिलती है पर यहाँ शेल्डन उसे बताता है कि उसे देशद्रोह के आरोप में कल गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्योंकि उसने अपने मैथमेटिशियन थियरी से ये पता लगा लिया था कि आने वाले 500 सालों में ट्रेनेटर प्लेनेट तबाह हो जाएगा और सम्राट क्लियोन का साम्राज्य खत्म हो जाएगा। लेकिन सम्राट को उसकी इस थियरी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और वो नहीं चाहते कि ट्रेनेटर की जनता भी इस पर विश्वास करे। आगे वो ये भी उससे कहता है कि तुम एक बहुत ही अच्छी मैथमेटिशियन हो, इसलिए सम्राट ने तुम्हें यहाँ मेरी थियरी को गलत साबित करने के लिए बुलाया है और अगर तुमने मेरी थियरी को सही बता दिया तो सम्राट हम दोनों को मरवा देगा और अगर तुमने मेरी थियरी को गलत साबित कर दिया तो सम्राट मुझे मरवा देगा और तुम्हें वापस तुम्हारे प्लेनेट सीनिक्स पर भेज देगा जहाँ तुम्हारे प्लेनेट के लोग तुम्हें मार देंगे। अब ये सब सुनकर डॉनिक शेल्डर पर काफी गुस्सा होती है क्योंकि उसकी वजह से ही वो इस मुसीबत में फंस गई थी। वहीं दूसरी तरफ डे, डस्क और डॉन अलग अलग प्लेनेट के एम्बेसडर्स के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं जहाँ सभी प्लेनेट के एम्बेसडर डे को कुछ तोहफे देते हैं। इसके बाद डे मीटिंग में सभी एम्बेसडर से कहता है कि शांति बनाए रखने के लिए हमें हमेशा एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अब अगले दिन शेल्डन और डॉनिक को गिरफ्तार करके कोर्ट में
पेश किया जाता है और यहाँ डॉनिक कोड के सामने आने वाली तबाही को कम करने के लिए फाउंडेशन नाम की एक एनसाइक्लोपीडिया बनाने का प्रस्ताव रखती है, जिससे कि फाउंडेशन तबाही के बाद आने वाले पीढ़ियों को अपनी सभ्यता को फिर से खड़ा करने में मदद करेगा और इससे तबाही के समय काल को घटाकर 30,000 साल से 1,000 साल किया जा सकता है। वहीं अब शेल्डन की थियोरी को ठीक से पढ़ने के बाद अब डॉनिक भी कोड को बताती है कि ये थियोरी बिल्कुल सही है, पर ये सब सुनने के बाद डस्क और डे उन दोनों को मौत की सजा दे देते हैं, जिसके बाद उन दोनों को जेल में बंद कर दिया जाता है और ठीक इसी समय पर स्टार ब्रिज पर दो आतंकवादी खुद को बम से उड़ा देते हैं, जिससे स्टार ब्रिज दो भागों में टूट जाता है, जिसका एक हिस्सा ट्रेनेटर प्लैनेट पर जा गिरता है और दूसरा हिस्सा स्पेस में चला जाता है, जिस घटना में लगभग 10 लाख लोग मारे जाते हैं। अब इस घटना के बाद डे डॉर्निक और शेल्डन को अपने पास बुलाता है, जिसके बाद डॉर्निक डे से कहता है कि अगर उसे और शेल्डन को मौत की सजा दे दी गई तो थियोरी के हिसाब से ये साम्राज्य आने वाले 1 साल में ही तबाह हो जाएगा। वो ये भी दावा करता है कि साम्राज्य के पतन को धीमा करने का एक ही रास्ता है कि सम्राट के सभी क्लोन्स को खत्म कर दिया जाए। पर ये सुनकर डस्क का और भी गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो उन दोनों को वापस जेल में भेज देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद डे फिर से दोनों को पास बुलाता है, जहाँ ईटो उन्हें बताती कि उन दोनों की मौत की सजा अब माफ कर दी गई है और अब यहाँ से 50,000 प्रकाश वर्ष दूर टर्मिनस प्लैनेट पर भेजा जा रहा है, जहाँ उन दोनों को मिलकर अब फाउंडेशन का निर्माण करना होगा और इसीलिए अब दोनों टर्मिनस प्लैनेट पर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। और इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम एक लैब को देखते हैं, जहाँ कुछ वैज्ञानिक मिलकर ह्यूमनॉइड बॉम्बर नाम के डिवाइस बना रहे होते हैं, जिन डिवाइस की मदद से किसी इंसान के शरीर में लगे बॉम्ब का पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। पर तभी अचानक से वहाँ पर ईटो कुछ ट्रेंटर के सैनिकों के साथ हमला कर देती है, जिस हमले में उन वैज्ञानिकों के लीडर की गर्दन पर गोली लगने से वो घायल हो जाती है, जिसके बाद ईटो उसे स्टार ब्रिज पर हमला करने वाले उन दोनों आतंकवादियों की तस्वीर दिखाकर कहती है कि तुमने ही इनके शरीर में बॉम्ब स्विट किए थे और अगर तुम हमें बता दो कि ये तुमसे किसने करने को कहा तो हम तुम्हारी जान बचा लेंगे। पर फिर इसी के साथ ये सीन यहीं कट होता है और अगले सीन में हम ईटो को देखते हैं, जो डस्क और डे से कहते हैं कि हमने उन सभी लोगों से पूछताछ कर ली है जिन पर हमें शक था, लेकिन हमें अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि इस हमले के पीछे कौन है। ये सब सुनकर अब डे ईटो से सवाल करती है कि क्या इस हमले के पीछे शेल्डन और उसके साथियों का हाथ हो सकता है, जिसके जवाब में ईटो उसे बताते हैं कि हमें अब तक इस बारे में कोई सबूत नहीं मिला है। अगले सीन में हम उस शिप को देखते हैं जो डॉनिक और शेल्डन को टर्मिनस प्लैनेट पर ले जा रही होती है, जिसमें उनके साथ रेच भी होता है और अब हम देखते हैं कि सफर के दौरान रेच और डॉनिक को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। यहाँ इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि इनको टर्मिनस तक पहुँचने में अभी 54 महीनों का वक्त लगेगा। दरअसल टर्मिनस प्लैनेट का वातावरण इंसानों के रहने के लिए अच्छा नहीं था और इसीलिए सफर के दौरान ये सभी लोग शिप में टर्मिनस प्लैनेट जैसे माहौल बनाकर उसमें रहने की ट्रेनिंग करते रहते हैं। अगले सीन में हम डॉनिक और शेल्डन को शिप में बने एक सेफ के बगीचे में देखते हैं और यहाँ पर शेल्डन डॉनिक को शॉकिंग जानकारी देता है कि टर्मिनस प्लैनेट पर पहुंचने के लगभग 5 साल के अंदर ही उनके टीम के लगभग 34% लोग मारे जाएंगे, जिसके बाद शेल्डन डॉनिक को फाउंडेशन बजट पर होने वाली मीटिंग में हिस्सा लेने को कहकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ डे थेस्पिस प्लैनेट और एनेक्रोन प्लैनेट के एम्बेसडर को स्टार बीच में हुए हमले की रिकॉर्डिंग दिखाते हुए बताता है कि खुद को बम से उड़ाने से पहले उनमें से एक आतंकवादी ने एनेक्रोन प्लैनेट के गीत को गाया था और दूसरे आतंकवादी ने थेस्पिस प्लैनेट की क्रांति का नारा लगाया था, जिससे ये साबित हो जाता है कि ये दोनों भी एनेक्रोन और थेस्पिस प्लैनेट के रहने वाले थे। जो सब देखकर ये दोनों एम्बेसडर डे से कहते हैं कि इस घटना के पीछे इनका या इनके प्लैनेट का कोई हाथ नहीं है, लेकिन डे उनकी बातों का यकीन नहीं करता और फिर एक एक करके उन दोनों के कान में कहता है कि तुम लोग जल्दी अब फांसी के फंदे पर लटकने वाले हो। इसके बाद अब अगले सीन में डस्क ईटो के साथ स्टार ब्रिज में बने एक चर्च में जाता है और स्टार ब्रिज पे हुए हमले के बाद चर्च की दीवारें बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी डस्क अकेला बिना किसी सुरक्षा के चर्च के अंदर जाकर वहाँ के पदरी से मिलता है और उनसे सवाल करता है कि तुम शेल्डन और डॉनरिक के मुकदमे के दिन कोर्ट क्यों नहीं आए थे और डॉनरिक तुम्हारे पास आकर
तुमसे क्या जानना चाहती थी। जिसके जवाब में पदरी उसे बताता है कि डॉनरिक ने उससे पूछा था कि क्या शेल्डन की इस साम्राज्य के खत्म हो जाने की भविष्यवाणी सच हो सकती है या नहीं। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते कि तभी चर्च की दीवारें गिरने लगती है और इसलिए ईटो जल्दी से डस्ट को बाहर ले आती है। लेकिन इस दौरान छत का एक बड़ा हिस्सा ईटो के ऊपर जा गिरता है और इससे वो घायल हो जाती है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ईटो डॉन के सामने अपने जख्मों की इलाज कर रही होती है। अब सीन फिर से शिप पर शिफ्ट हो जाता है जहां हम देखते हैं कि अब डॉनिक प्रेग्नेंट हो चुकी है, लेकिन वो अपने बच्चे को इस शिप में जन्म नहीं दे सकती थी, इसलिए वो उसके भ्रूण को लैब में सुरक्षित रख देती है। अब फाउंडेशन बजट की मीटिंग में जाने से पहले डॉनरिक रेज को बताती है कि शेल्डन की भविष्यवाणी करने वाली थ्योरी का मॉडल पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है और इसीलिए शेल्डन की भविष्यवाणी ना तो पूरी तरह से सही है और ना ही पूरी तरह से गलत है, क्योंकि उसकी थ्योरी में अभी भी ऐसी बहुत सारे पहेलियां हैं जिनको सुलझाना अभी बाकी है। अब इसके बाद शाम को जब शिप पर बैठकर सभी लोग एक साथ खाना खा रहे होते हैं, तब शेल्डन सभी को बताता है कि जब मैं रेज से पहली बार मिला था तो उसकी माँ की मौत हो चुकी थी और उसके पिता रेज के कमाए हुए पैसों को शराब में उड़ा दिया करते थे। लेकिन रेज शेल्डन को बीच में ही रोकते हुए कहता है कि उसके पिता शराब नहीं पीते थे, उन्होंने इनफैक्ट शराब पीना तब शुरू कर दिया था जब मैं उन्हें छोड़कर तुम्हारे पास काम करने आ गया था। जो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अब सीन वापस ट्रेंटर प्लैनेट पर शिफ्ट होता है जहाँ थेस्पिस और एनेक्रन प्लैनेट का एम्बेसडर्स को बंदी बनाकर ट्रेंटर की जनता के सामने लाया जाता है और अब डे उन दोनों को दिखाता है कि ट्रेंटर की वॉरशिप्स ने उन दोनों के प्लैनेट को घेर लिया है और अब सबके सामने अपने साम्राज्य की ताकत दिखाने के लिए डे उन दोनों को फांसी लगाने के साथ ही दोनों के प्लैनेट पर हमला करने का आदेश देकर उन्हें तबाह कर देता है। वहीं दूसरी तरफ रेज शेल्डन का खून कर देता है जिसे डॉनिक देख लेता है और अब शेल्डन के मरने पर शिप का एआई पूरी शिप में घोषणा कर देता है कि शेल्डन अब मर चुका है। डॉनिक अब रेज से शेल्डन को मारने का कारण पूछती है, लेकिन रेज उसे नहीं बताता और फिर उसे जंप पॉड में बंद करके उससे कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। जो इतना कहकर रेज उस जंप पॉड को शिप से अलग करके उसे अंतरिक्ष में भेज देता है और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो यहाँ तो आपको इसका लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर नहीं तो मैं इसे जल्दी पोस्ट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।